सब्जेक्ट है EE 2007 पावर सिस्टम 1 और यूनिट है 4th न्यूक्लियर पावर प्लांट। आज का टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपोनेंट, साइट सिलेक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए काम में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम 235 एंड थोरियम 232। ठीक है, तो जो कि यूरेनियम और थोरियम से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रिलीज़ होते हैं उनको हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की सहायता से जो गैसेस रिलीज़ होती है उसको हम टरबाइन को मूव कराने के लिए काम में लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये सब चीज़ें एक रिएक्टर के अंदर जो लगे हुए कंपोनेंट्स होते हैं उसकी सहायता से होता है, जिसे हम रिएक्टर कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं पहले न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ना। तो सब एक्चुअली में न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, एक फ्यूजन रिएक्शन और एक फ्यूजन रिएक्शन, इन दो कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो फ्यूजन प्रोसेस ये होता है कि जो हैवी न्यूक्लिय होता है, न्यूक्लिय ऑफ हैवी रेडियो एक्टिव एटम जो होता है, उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। तो वो क्या है कि दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इजी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि एक बड़े आइटम को हम दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और जब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है तो इसके उस टाइम पे क्या होता है, एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और इस रिलीज़ एनर्जी को हम बोल सकते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट जो टोटल मास होता है एटम का, वो इनिशियली प्रोडक्ट वुड बी रिड्यूस ड्यूरिंग द फ्यूजन, वो कम हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और जो मास का लॉस होता है ड्यूरिंग द फ्यूजन, इट कन्वर्टेड इनटू हीट। अब जो मास कम हो रहा है वो तो क्या होता है कि वो एक हीट में कन्वर्ट होता है और एक एनर्जी रिलीज़ करता है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन से हम डिस्कस कर सकते हैं, E=mc²। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल हो गया न्यूक्लियर पावर स्टेशन का, विच इज़ इक्वलेंट टू द थर्मल पावर स्टेशन। मतलब कि ये दोनों जो वर्किंग प्रिंसिपल है न्यूक्लियर पावर प्लांट का और थर्मल पावर प्लांट का सेम है, बस डिफरेंस ये है कि उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है, कोल के कारण होती है। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हीट रिलीज़ हो रही है, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो ना थोरियम और यूरेनियम 235 के कारण रिलीज़ होती है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें सेम होती है। टरबाइन लगा होता है इसके अंदर, जिसको हम प्राइम मूवर की तरह काम में लेते हैं, और ये अल्टरनेटर से कपल्ड रहता है। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर इज़ नॉट मच बट वेरी लेस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी जनरेटेड बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट की ये इंपॉर्टेंस है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ईज़िली जनरेट कर सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर हम 4500 मीटर टन ऑफ कोल ले रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट कर रहे हैं, उसकी जगह पे सिर्फ 1 kg ऑफ यूरेन उसके बराबर वो जनरेट करके दे सकता है। तो कितना ह्यूज अमाउंट में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है कि 1 kg ऑफ यूरेनियम एनर्जी इज़ इक्वलेंट टू द 4500 मेट्रिक टन ऑफ कोल, है ना। तो ये इसके इक्वल है। तो हम 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम की सहायता से इतने टन ऑफ जो कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम में ले रहे थे, उसकी कंपैरिजन में सिर्फ 1 kg ऑफ यूरेनियम हमें आवश्यक है। ठीक है, तो कंप्लीट फिजन जो है सिर्फ 1 kg यूरेनियम की सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि 4500 मेट्रिक टन की सहायता से कंप्लीट होता है। ठीक है, और बात करते हैं हम कि इसमें जो न्यूक्लियर जो होता है, मतलब कहने का मतलब यूरेनियम जो होता है वो एज ए फ्यूल की तरह हम काम लेते हैं। इस वजह से वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इस वजह न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, और जो स्टिल लोअर देन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय मीन ऑफ फ्यूल लाइक कोल एंड डीजल टू मीट द कन्वेंशनल फ्यूल, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन कैन बी मोर सूटेबल ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेजेस की।
तो जैसा कि मैंने बोला है कि ये 1 kg की सहायता से 4500 टन कोल से जितनी एनर्जी जनरेट करते हैं उससे बराबर ये जनरेट कर सकता है। जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, इस वजह से कॉस्ट फॉर जनरेटिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ क्वाइट लेस, ठीक है, दैन द अदर कन्वेंशनल जनरेटिंग मेथड से ये थोड़ा कम महंगा हो जाता है, क्योंकि ये इतनी सिर्फ यूरेनियम की 1 kg एनर्जी से ही हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ले सकते हैं, और अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल रिक्वायर्ड इज़ ऑल्सो लेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑक्यूपाइज अ मच स्मॉलर स्पेस कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर स्टेशन ऑफ सम कैपेसिटी। अब सेम कैपेसिटी के जो पावर स्टेशंस हैं वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से अधिक ना जो स्पेस को कवर करते हैं, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके कंपैरिजन में कम लेता है स्पेस को, और हम इसको लगाना इजी रहता है, जबकि वो सेम कैपेसिटी के होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं दिस स्टेशन डज नॉट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, हैंस इट इज़ नॉट एसेंशियल टू कंस्ट्रक्ट प्लांट नियर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इतना पानी की आवश्यकता नहीं होती है कि हम वाटर जो सोर्सेज है, रिवर है, इनके पास इसको लगाना ज़रूरी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, इसमें कोई भी ह्यूज क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ जो यूरेनियम और थोरियम की आवश्यकता होती है उसकी सहायता से हम कर सकते हैं, इसमें कोई कोल की आवश्यकता नहीं होती है। प्लेस वेयर गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है वहाँ इसको लगा सकते हैं हम, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैन बी स्टेबलाइज्ड नियर टू द लोड सेंटर के करीब लगाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी कम हो जाती है और जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी ईजी हो जाता है। फिर बात करते हैं देयर आर लार्ज डिपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल ग्लोबली, देयरफॉर सच प्लांट कैन इंश्योर द कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। अब जब डिपोजिट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल को तो क्या होता है, प्लांट्स कैन इंश्योर द कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। फिर बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर प्लांट की। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो यूरेनियम जो हम एज ए फ्यूल की तरह काम में ले रहे हैं वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, फ्यूल इज़ नॉट इजीली अवेलेबल होता है और ये थोड़ा महंगा भी होता है। इनिशियल कॉस्ट जो होती है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने की वो थोड़ी अधिक होती है, ठीक है। और इरेक्शन और कमीशनिंग ऑफ दिस प्लांट आर मच कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड देन ओवर कन्वेंशनल पावर स्टेशन। इसमें इरेक्शन और कमीशनिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ी अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स लाइक थर्मल, हाइड्रो एक्सेट्रा, ठीक है। फिर द फ्यूजन बाय द प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। इसमें जो थोरियम और जो यूरेनियम 235 जो यूज़ में लेते हैं जिससे जो गैसेज निकलती है वो रेडियो एक्टिव होती है, जो कि एनवायरनमेंट को और ह्यूमन बींग्स को हार्मफुल करती है। इस वजह से ये थोड़े एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं रहती है और इससे थोड़ी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ इसकी अधिक होती है, इसकी मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता होती है। मैन पावर रिक्वायर्ड टू रन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ क्वाइट हायर, मैन पावर की अधिक आवश्यकता होती है जिससे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। स्पेशली ट्रेन पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर सडन फ्लक्चुएशन आने पे जब लोड का वेरिएशन हो रहा है तो कैन बी मेट अप विद एफिशिएंट बाय द न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। तो उस वक्त ये एफिशिएंटली इतना वर्क नहीं कर पाता है जितना दूसरे कर पाते हैं। फिर एज बाय द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और हाईली रेडियो एक्टिव इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर डिस्पोजल ऑफ दिस बाय प्रोडक्ट्स। अब जब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिएक्शन कंप्लीट होने पे तो क्या होता है कि जो डिस्पोज करना होता है इन एलिमेंट्स को, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसके लिए वाटर की या फिर ज़मीन में खुदाई करके फिर इसको डिस्पोज करना आवश्यक हो जाता है। इट कैन बी डिस्पोज ऑफ डीप इनसाइड द ग्राउंड, ज़मीन खुदाई करके, और सी अवे फ्रॉम द सी शोर, ठीक है। तो इससे या फिर समुद्र के अंदर इसको
करना, डिस्पोज करना आवश्यक होता है। अब एक डायग्राम बनाया मैंने जिसमें डिफरेंट पावर कंपोनेंट्स है स्टीम न्यूक्लियर पावर प्लांट के। फर्स्ट है एक ही बिल्डिंग टाइप बना हुआ होता है जिसको हमने बोला है कंटिनेंटल बिल्डिंग बनाया है। फिर ये एक रिएक्टर होता है जिसके अंदर कंट्रोल रॉड्स होती है। इन कंट्रोल रॉड्स के बीच में फ्यूल रॉड्स लगी होती है। एक ये रिएक्टर वेसल लगा होता है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो एक हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं वो लगा होता है, और हीट एक्सचेंजर और हीट जनरेटर बोल सकते हैं इसको। और ये जहाँ से वाटर आता है ये क्या है, कंडेंसर लगा होता है जहाँ से पानी आता है। अब ये जो स्टीम है ये टरबाइन को मूव कराने के लिए स्टार्ट होती है। जैसे कैसे वर्क करता है, जैसे ये रिएक्टर है, इसके अंदर कंट्रोल रॉड्स और फ्यूल रॉड्स लगी हुई है। कंट्रोल रॉड्स और फ्यूल रॉड्स के अंदर क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम गैसेस भरी होती है, जिससे हम अप एंड डाउन करके जो गैसेस रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू लोड वो हीट एक्सचेंजर में जाती है, जहाँ पे वाटर से मिक्सअप होके वो हाई प्रेशर में स्टीम प्रोड्यूस करती है, और ये स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स को मूव करवाती है सिमिलर एज स्टीम पावर प्लांट। एंड देन इट इज़ कपल्ड टू द जनरेटर, जो कि जनरेटर से मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है और कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। अब कंडेंसर की यहाँ पे इसलिए आवश्यकता हुई है, जो कूलिंग टावर्स लगे हैं यहाँ से पानी आता है, और कंडेंसर पे जो स्पेंडेड हीट जो होती है वाटर के साथ में मिक्सअप होकर ठंडी होके वापस यहाँ हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं, जिसे हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन एंड ऑल्टरनेटर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक तरीके से एक बॉक्स होता है जिसके अंदर यूरेनियम 235 को भरा हुआ होता है, ट्यूब्स के अंदर भर के रखते हैं, टू न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए लगा रखा होता है। फ्यूजन जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक बड़े आइटम को ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करके उसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिससे जो गैसेस रिलीज़ होती हैं हम उसे यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका ऑपोजिट फ्यूजन होता है। फ्यूजन क्या होता है कि दो छोटे छोटे आइटम्स को हम बाइंड अप करके कंबाइंड करके एक बड़े एटम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कंट्रोल रॉड्स जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, कैडमियम की बनी हुई होती है, जिससे क्या होता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और ये फ्यूल रॉड्स जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जिससे कि वो न्यूट्रॉन को जब कॉलिजन के टाइम में उसको स्लो डाउन करता है विद द हेल्प, जिससे कि वो यूरेनियम से कॉलिजन होने से पहले उसको स्लो डाउन कर देता है, जिससे उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है, और एक्सप्लोजन चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन को हम इजीली रोक सकते हैं। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ रेट ऑफ फ्यूजन बिकम हाई। ठीक है, और इससे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है वो डेंजरस होती है, उससे एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। इस चेन रिएक्शन को रोकना ज़रूरी होता है, कंट्रोल बाय रिमूविंग फ्यूजन न्यूट्रॉन। ठीक है, जो फ्यूजन न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम हटा के इस चेन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं। द स्पीड ऑफ फ्यूजन कैन बी कंट्रोल बाय द चेंज ऑफ रेट ऑफ रिमूविंग फ्यूजन न्यूट्रॉन फ्रॉम रिएक्टर। जैसे कि मैंने बताया, इस चेन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स हैं रिएक्टर्स के अंदर उनको हटा देते हैं, जिससे ये चेन कंट्रोल हो जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक सिलेंड्रिकल शेप में बना होता है, जिसके अंदर एक स्टंट प्रेशर वेसल लगा हुआ होता है, जैसे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, यहाँ पे वेसल लगी हुई है। ठीक है, और इस वेसल होता है फ्यूल रॉड्स आर मेड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, अब फ्यूल रॉड्स जो इसमें लगी हुई है वो किसकी बनी हुई होती है, न्यूक्लियर फ्यूल, दैट मीन्स यूरेनियम मॉडरेटर की बनी हुई होती है, विच इज़ जनरली मेड ऑफ ग्रेफाइट कवर द फ्यूल रॉड। और फ्यूल रॉड के ऊपर ग्रेफाइट लगी हुई होती है, जिससे क्या करता है वो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन बिफोर द कोलिजन विथ यूरेनियम। वो यूरेनियम के साथ में कोलिजन होने से पहले उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। और कंट्रोल रॉड्स जो होती है वो कैडमियम की बनी होती है, जो कि
स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये बताया है, फ्यूल रॉड जो है किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की, इसके अंदर क्या है, यूरेनियम भरा हुआ। और जो कंट्रोल रॉड्स होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, जो कि गुड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरीके से इस रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हीट एक्सचेंजर की, जो कि सेकंड मेन पार्ट है। ये है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं हम कि हीट कैरिड बाय सोडियम मेटल से जो मिलता है, जो कि डिसिपेटेड इन वाटर में डिसिपेट होता है, और ये वाटर को हम हाई प्रेशर स्टीम में बदलते हैं और फिर बाद में रिलीज हीट फ्रॉम वाटर जो होता है वो सोडियम मेटल में ठंडा करके भेज देते हैं वापस, ठीक है, बाय मीन ऑफ कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप की सहायता से हम उसे ठंडा पानी उसमें भेज देते हैं। अब स्टीम टरबाइन जो होता है स्टीम से मूव करता है, और मेन इसका रोल होता है, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट के अंदर जो टरबाइन लगा हुआ होता है और ड्राइव्स द टरबाइन इनसे सिमिलरली उसमें जैसे मूव करता है वैसे ही इसमें भी करता है। आफ्टर डूइंग द जॉब द एग्जॉस्ट स्टीम कम्स इनटू द स्टीम कंडेंसर। अब स्पेंटेड स्टीम जो होती है टरबाइन की वो हम कंडेंसर में भेज देते हैं, जहाँ पे वो ठंडी के प्रोवाइड स्पेस टू द स्टीम बिहाइंड इट, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑल्टरनेटर जो होता है वो टरबाइन से कपल होता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और आउटपुट डिलीवर टू द बस बार थ्रू द ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर की सहायता से इसे भी आगे पास कर देता है। साइट सिलेक्शन की बात करें अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो इसमें यह है अवेलेबल ऑफ वाटर जो होता है उसमें इतनी लार्ज क्वांटिटी में नहीं आवश्यक होती है जितना कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ज़रूरत होती है, बट ये है पानी की आवश्यकता होती है फॉर कूलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं कि डिस्पोजल ऑफ वाटर जो होता है वो इसलिए होता है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन रेडियो एक्टिव में कॉज द सेवरल हेल्थ हैजार्ड। मतलब जैसे कि मैंने बताया है कि जो यूरेनियम और थोरियम जो होता है जब बम्बार्डमेंट होती है तो इससे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और गैसेस रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट को नुकसानदायक होती है। इसलिए इसके लिए हमें इसको डिस्पोज करना आवश्यक होता है, जो कि हम या तो फिर समुद्र के पानी में कर सकते हैं या फिर ज़मीन में खोद के कर सकते हैं। इस वजह से पानी की आवश्यकता, डिस्पोजल ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। इसको ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट देयर इज़ अ फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। फिर बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। ये ज़रूरी है कि हम इसे पॉपुलेटेड एरिया में नहीं बनाएं और इसको फार अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया कंसीडर करें, जिससे क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रिलीज़ हो रहे हैं वो नुकसानदायक नहीं हो जनता के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ड्यूरिंग द कमिशनिंग पीरियड। हैवी इक्विपमेंट की जो यूरेनियम ट्यूब्स और ये होती है वो बहुत हैवी होती है और इनको फ्यूल रॉड्स के रूप में जब काम में लेते हैं तो ये बहुत हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं और नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ को देख के इसे लगाना होता है। सो गुड रेलवे एंड रोडवे अवेलेबल होना चाहिए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर। गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी प्रेजेंट एट द साइट, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट का एडवांटेजेस, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।